Good afternoon, students. Yes, good afternoon, students. Am I audible? हाँ सर आ रही है आवाज। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये हम पढ़ चुके थे ना, डिमांड फैक्टर्स टर्म्स हम पढ़ चुके थे। फैक्टर इफेक्टिंग पावर प्लांट डिजाइन ये भी हमने पढ़ा था। बताओ जरा। यस, एनीवन? ये हमने पढ़ लिया था शायद, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है। इनिशियल कॉस्ट में हमने कुछ पढ़ा था। डेप्रिसिएशन हम पढ़ चुके थे। ऑपरेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, यहाँ तक शायद हम पढ़ चुके थे। यस। ये हमने पढ़ लिया था ना, लेबर कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स वाला टॉपिक। यस और नो? बताइए जरा। यस यस, जितेंद्र, रामदत्त, जैनीस, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। Where are you? बताइए। यस यस, प्लीज रिप्लाई। यस सर। Students, please reply. Switch on your cameras. Switch on your cameras. यस सर। Switch on your cameras, everyone. कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में हमारा? ऑपरेटिंग कॉस्ट हम पढ़ चुके थे ना। यस और नो? यस, जितेंद्र राणा, where are you? रामदत्त, यस सर। यस सर, जितेंद्र राणा प्रेजेंट सर। सर ओपन है सर। ये हृदय, रामदत्त, ऋषभ नायक। So as the semester is going to end, we have only a few topics remaining. We will be covering in 2 to 3 classes. After that, your syllabus will be over. Okay. And in HRM, we have covered almost
our complete syllabus. Few students are remaining for their PPTs. Okay. कुछ बच्चों की आज PPTs हैं, मैं एक बार बता देता हूँ किन किन की हैं। सर एक तो सर मेरी है सर आज। मैं बता रहा हूँ, आई हैव, कहाँ लिख दिया मैंने? Just give me a second. Yes. जैनीश, जितेंद्र, नंदनी, राहुल, प्रिंस, सर राखी, रामदत्त, शेखर। सर बोलिए। सर जो वो पीपीटी के लिए वो बनानी थी ना प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे। यस सर वैसे तो नहीं है, लेकिन सर मैंने मतलब मेरी विंडोज उड़ गई थी तो पीसी की, तो सर मेरे पर वो तो हुआ नहीं, लेकिन मैंने वैसे बना दिया प्रेजेंटेशन। हैंड रिटन हो या वैसे फोटो हो तो कोई चल बात जाएगी नहीं, ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। So Ramdat, your Prince, you are giving presentation today, okay? ठीक है सर। मेरे साथ ओके सर हमारी वो थी सर एचआर ऑडिट, और एक और था एचआर, पता नहीं क्या था। मैंने एचआर ऑडिट पे बनाई थी, और उसका जो आधा पार्ट था उस पे राहुल अलारिया ने बनाई थी। So basically you both are clubbing the presentation, हाँ सर, right? हाँ आपसे पूछ के तो किया था सर उस दिन। कोई दिक्कत नहीं है, you can continue, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। 4 बजे वाली क्लास में आप प्रेजेंटेशन दोगे, राइट? हाँ जी सर। ठीक है। और कौन था? योर राहुल चौधरी, राहुल सिंह, रोल नंबर 34। ये बाकी स्टूडेंट्स कहाँ है? इनको पता नहीं है क्या? क्लास में रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यस, ये रामदत्त, शेखर और ऋषभ। रामदत्त Yes, नहीं है I'm आज here. तो रामदत्त सर तुम्हारी मैं यहीं पे हूँ। प्रेजेंटेशन थी ना, कब सर दोगे? ओके सर, आज प्रिंस का कल दे दूंगा मैं। आज 2 बंदे खत्म करते हो ना यार, इतनी क्लासेस हमारे पास है नहीं अभी। मैंने रिक्वेस्ट करके एक्सटेंड करवाई है 2-3 क्लासेस। ठीक है सर, मैं भी दे दूंगा आज। ओके, वी विल ट्राई टू फिनिश दिस। ओके, ओके सर। 2-3 बच्चे, 2-3 बच्चे अगर हो जाए एक दिन में तो वी कैन सर कंप्लीट आप दिस। 3-3 करके ले लो ना सर, एक मैं भी दे दूंगा सर फिर आज। कौन बोल रहा है ये? जितेंद्र? सर जितेंद्र राणा। ठीक है, आप तीनों दे दो आज, ठीक है? टाइम से आ जाना, प्रिंस, जितेंद्र एंड योर रामदत्त। ओके सर। ओके, आज तीनों दे ओके देना सर। आप। आई एम राइटिंग योर नेम्स फॉर द प्रेजेंटेशन फॉर 4 PM। ओके, अभी मुझे ये बताओ, ये वाला इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर हो चुका था? स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ आपको। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। इसमें ये वाला कॉस्ट वाला हमारा हुआ था कवर्ड कि नहीं? ये वाला कॉस्ट वाला चलो यहीं से कर लेते हैं। मुझे लगता है ये वाला हमने कवर नहीं किया है, राइट? यस और सर। असाइनमेंट्स आपके काफी बच्चों के आए नहीं है, असाइनमेंट्स MCQs, क्या दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर असाइनमेंट्स MCQs? इफ यू हैव लेट मी नो। सर एक बार नाम बता दीजिए किस किसके आ गए हैं। जिसने भेज दिए हैं वो ठीक है, जिसने नहीं भेजे हैं वो बताओ। अभी मैंने लिस्ट नहीं प्रिपेयर की है, पर मुझे लग ओके रहा है सर। बच्चे, ज्यादा बच्चों के आए नहीं है। मैंने बोला था सबको एक साथ भेजना है। इस वीक में मिल जाएगा सर। ठीक है, ओके। सो
अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूं तो सबसे बड़ा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका फ्यूल का है। कि जो भी आप थर्मल पावर प्लांट में आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो वो किसी या तो फॉसिल फ्यूल से है या आपका कोई न्यूक्लियर फ्यूल है या गैस है, तो उसको खरीदने का सबसे बड़ा खर्चा है, सबसे मेन जो है वही है। जो मेन आपके, अगर मैं मान लूं कि 35 to 40% का जो खर्चा है वो आपका फ्यूल का है, प्लस आपका दूसरा लेबर कॉस्ट हो गई जो आपको प्लांट के चलाने में लेबर चाहिए, वो आपकी वर्किंग क्लास हो गई, फिर मेंटेनेंस आ गया, फिर कुछ लीगल वर्क के लिए आ गया, कुछ फीस आ गई, कुछ आप पोल्यूट कर रहे हो एनवायरनमेंट को तो उसके लिए आपको कुछ कंपेंसेशन देना है एनजीटी को या वहाँ की लोकल बॉडीज को या किसी वहाँ के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को। ठीक है, सो काफी इसमें खर्चा है, बट मेजर पोर्शन दैट इज ऑफ कॉस्ट ऑफ द फ्यूल। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वेरीज विद फॉलोइंग। पहला, द यूनिट प्राइस ऑफ फ्यूल, कि आप जो परचेज कर रहे हो फ्यूल वो कौन सा है। मान लो आप हाई ग्रेड का जो है कोयला इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका प्राइस अलग होगा, आप थोड़ा कम लेवल का कोयला इस्तेमाल कर रहे हो उसका लेवल अलग होगा, प्राइस अलग होगा। सिमिलरली विद द क्वालिटी ऑफ गैस, अगर उसमें हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स ज्यादा है मींस ऑब्वियसली उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफी अच्छी होगी, तो जो गैस की जो पर केजी के जो कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा आएगी। नो डाउट द प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी हाई, बट जो आपका जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वो भी तो कम होगी। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस, के आपने मान लो 1 किलो कोयला जलाया तो उससे कितना यूनिट आपने प्रोड्यूस की बिजली की, इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, प्लांट की एफिशिएंसी कितनी है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कि मान लो अगर आपके प्लांट की 45% एफिशिएंसी है, मींस आप जो उसमें फ्यूल डाल रहे हो उसकी 45% इज यूटिलाइज्ड एंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, रेस्ट ऑफ विच इज बीइंग वेस्टेड। तो आप इसको एनहेंस कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, अलग अलग प्लांट्स के। अगर मैं कोल पावर प्लांट की करूँ तो उसमें रीजनरेशन कर सकते हैं, रीहीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यही हमने पढ़ा था उसमें, यस और नो बताइए। अच्छा। देन कमिंग टू द Yes, sir. लेबर कॉस्ट फॉर अ प्लांट ऑपरेशन, कोई भी हम प्लांट ऑपरेशन कर रहे हैं मींस चला रहे हैं उसको, ऑपरेशन मतलब उसका वो नहीं है मेडिकल टर्म्स वाला ऑपरेशन, ऑपरेशन मींस ऑपरेटिंग, चलना, रनिंग कंडीशन में है। तो ऑपरेटिंग के लिए हमें लेबर चाहिए, कोयले वाले कोयले का जो मॉनिटरिंग है उसके लिए भी हमें बंदे चाहिए, कोयला डालने के लिए फीडिंग जो मशीन है उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए, जो वहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है जो उससे सारा पैरामीटर्स हमारे सही है, हमारी सारी मशीनें चल रही हैं प्रॉपरली, हमारा पावर हाउस बढ़िया से काम कर रहा है उसके लिए भी मशीनें चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है उसके लिए भी हमें बंदा चाहिए। सो बहुत ज्यादा लेबर रिक्वायरमेंट भी है इसमें। अब बहुत ज्यादा ऑटोमेशन अगर आप करोगे तो आपकी जो इनडायरेक्टली जो जाकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है मॉडर्नाइजेशन करने के लिए प्लांट को, देन मोस्ट ऑफ द मनी गोज इनटू द लेबर कॉस्ट। देन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, आपके जब हाई स्पीड पे जो है स्टीम फ्लो करती है, कंडेंसर्स है वहाँ पानी फ्लो करता रहता है, तो रस्टिंग भी होती है पाइप्स में, आपके पंप्स भी खराब हो जाते हैं, है ना, ऑल दैट थिंग्स। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड वी हैव टू कंटिन्यूअसली मेंटेन ऑल दीज थिंग्स so that plant keep running without any problems, right? Now cost of stores, the items of consumable stores other than fuel inside such articles are lubricating oils, grease हो गया, cotton waste हो गया, small tools हो गए, chemicals हो गए, plants paints हो गए renovation के लिए या फिर maintenance के लिए। Incidence of cost is also higher in thermal stations than in hydro power plants, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट्स में ज्यादा कुछ इतना बड़ा हमारे पास सिस्टम नहीं होता कि बॉयलर लगाना है, कंडेंसर लगाना है, या हमें बड़े बड़े पाइप्स हीट एक्सचेंजर्स लगाने हैं। बस हमें तो एक टरबाइन लगानी है, उस टरबाइन के लिए इनलेट और आउटलेट होना चाहिए, और बाकी जो टरबाइन की शाफ्ट है उसको आप जनरेटर से कनेक्ट कीजिए एंड यू विल बी गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नाउ सुपरविजन, सो इन दिस द हेड ऑफ द सैलरी सुपरवाइजिंग स्टाफ इज इंक्लूडेड। जो इतना भी आप सुपरविजन के लिए कर रहे हो, जब अगर आप ऑटोमेशन करते हो तो सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है। नो डाउट योर लेबर कॉस्ट विल गो डाउन बट सुपरवाइजरी कॉस्ट विल इंक्रीज, सेंसर्स विल, कॉस्ट ऑफ सेंसर्स विल इंक्रीज, सो वो भी एक एडिशनल कॉस्ट है आपके पावर प्लांट्स में। देन टैक्सेस, तो टैक्स अंडर ऑपरेटिंग हेड्स इंक्लूड द फॉलोइंग: इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, है ना, सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय सिक्योरिटी, ये इसके लिए जो आप देते हो ये ESIC यानी EPF जो है स्कीम्स, या एम्प्लॉय कंपनसेशन के लिए जो देते हैं,
तो वो भी तो एक एडिशनल बर्डन है किसी भी प्लांट पे। तो इस कॉस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के हिसाब से अगर मैं कॉस्ट की बात करूं आपसे, तो आप लिख सकते हो कि अगर मुझे कॉस्ट इन्वॉल्व इन कोल पावर प्लांट की बात करूं, तो आप लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ कॉस्ट इन्वॉल्व है। सिमिलरली मैं बोलूँ अगर आपको हाइड्रो पावर प्लांट्स में, तो कॉस्ट कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, तो कॉस्ट दोनों में अलग होंगी। जो आप कोल पावर प्लांट में जो कॉस्ट या पैसा जो इकोनॉमिक्स जो उसमें आप लगा रहे हो, वो आपकी हाइड्रो पावर प्लांट के अलग होगी, वो आपकी विंड पावर प्लांट की अलग होगी। तो इसमें आप डिफरेंशिएट करके लिख सकते हो ना इस चीज को। मान लो अगर मैं विंड पावर प्लांट की बात करूं, तो वहाँ कॉस्ट ऑफ फ्यूल के लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना। सो कॉस्ट इन्वॉल्व इन, आपका अगर मैं कहूँ क्वेश्चन आए, प्लीज एनलिस्ट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन विंड पावर प्लांट, तो आप लिख सकते हो। यस। What type of cost will be there if you want to set up a wind power plant? क्या इसका आंसर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बताइए। हॉबी के सारे इधर उधर घूमोगे? यस सर, लिख सकते हैं। क्या क्या लिखोगे? यस सर। यस सर। उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल लिखोगे? यस सर। कैसे लिखोगे? कोल कोल में तो फ्यूल के कोल इस्तेमाल किया है ना, उसके लिए फ्यूल का हो गया। विंड में कहाँ है फ्यूल? विंड में सर वो क्या सर, इक्विपमेंट लगेंगे ना उसकी कॉस्ट। हाँ, तो उसमें फ्यूल कहाँ गया? इक्विपमेंट लगाओगे ना, वो कैपिटल कॉस्ट। इक्विपमेंट होगी, यस सर, कैपिटल कॉस्ट। हाँ। और और सर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। हम्म और सर और सर जो वहाँ पे वो वर्कर काम करेंगे उनकी सैलरी। लैंड भी तो एक्वायर करोगे। यस सर, लैंड। ठीक है। इसका मतलब लिख लोगे आप, ठीक है। नाउ आपने आपके घर में बिजली का मीटर है, आपका मीटर रीडर आता होगा, बिल बनाता होगा, और आप उस पैसा पे करते हो। सो बेसिकली जो आप पैसा उसको देते हो, दैट इज टैरिफ। टैरिफ मींस द अमाउंट ऑफ मनी यू गिव टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द एनर्जी यू कंज्यूम्ड। जो आपने एनर्जी कंज्यूम करी है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करी है, फॉर दैट वी गिव टैरिफ। तो टैरिफ बेसिकली क्या है, उस प्लांट को मेंटेन करने के लिए, वो बिजली कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहे, उसकी कॉस्ट निकलती रहे, फ्यूल का खर्चा निकलता रहे, मेंटेनेंस होता रहे, मशीनरी करती रहे, उसका जितना भी खर्चा है, दैट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय दिस टैरिफ। यस और नो? यस सर। सो द टैरिफ शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। पहला, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। कि आपका पर यूनिट का चार्ज है, तो आप पर यूनिट के हिसाब से दीजिए, या आपका मान लो 100 यूनिट तक कितना चार्ज है, फिर 200 तक कितना, 400 तक कितना, वो क्लियर होना चाहिए कैसे दे रहे हैं वो। इट शुड प्रोवाइड लो रेट फॉर हाई कंजप्शन। वही बताया मैंने, जैसे 500 से ऊपर अगर आप यूनिट्स कंज्यूम करते हो, तो आपका जो रेट है वो कम हो जाना चाहिए। इट शुड एनकरेज द कंज्यूमर हैविंग हाई लोड फैक्टर्स। लोड फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, तो एनकरेज करे कि कंज्यूमर्स हाई लोड फैक्टर्स रखें, मींस यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, वेस्टेज कम हो। It should take into account the maximum demand charges and the energy charges. Then coming to the fifth point, it should provide less charge for the consumption connected connections than for lightning. ठीक है? It should avoid the complications of separate wiring and the metering connections. अगर metering connections हैं, है ना, वायरिंग उसके लिए प्रॉपरली इनको मिलना चाहिए। Now type of tariffs की बात करूं मैं, the various type of tariffs are as follows, that is flash demand rates, then straight line meter rates, then step meter rates, block rate, traffic tariff, two part tariff and three part tariff. So various type of tariffs can be derived from following general equations, that y is equal to dx plus ez plus c. So ये terms है क्या? So y क्या है, is the amount of bill for a period considered. मान लो हमारा दो महीने का है, तो y will be 2 महीने के लिए हो जाएगा। Then r rate per kilowatt of maximum demand, x then maximum demand in kilowatt, e that is energy rate per kilowatt, z हो जाएगा the energy consumed in kilowatt during that given period.
and C is the constant amount to be charged from the consumer during each billing period. ठीक है, तो पहला जो हमने पढ़ा था that is flat tariff, flat demand tariff, तो उसमें क्या था? It is based on the number of lamps installed and fixed number of hours of use per month or per year. This rate is expressed as a certain price per lamp or per unit demand of a consumer. The energy rate eliminates the use of metering equipment. It is expressed by the expression. सिंपल ये है, मान लो आपके घर में 4 बल्ब है, तो एनर्जी डिपार्टमेंट जो भी आपको बिजली प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी बोर्ड, वो आपके दिखेगा कि चार बल्ब है, 25 वाट का एक है, तो 100 वाट हो गया। तो 100 वाट का आप 24 घंटे बल्ब जलाओगे या 12 घंटे जलाओगे, 100 वाट इंटू 120, 100 वाट इंटू 12, ठीक है, वो हो गया आपका पर डे का कंजप्शन, मल्टीप्लाई बाय 30। अगर एक महीने की साइकिल है तो जितनी एनर्जी कंज्यूम आएगी वो आपको बिल बना के भेज देगा। आप चाहे उसमें एक दिन भी जलाओ, 1 घंटा जलाओ या मत जलाओ, या पूरे दिन बंद रखो, वो आपको इतना बिल आने ही आने। दैट इज फ्लैट डिमांड रेट्स। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो पावर, लेकिन उसको आपको पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ से इसको दिखाया गया है, दैट इज एनर्जी कंज्यूम एंड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपका एनर्जी कंज्यूम करोगे, टोटल कॉस्ट बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि आपने उसको टोटल कॉस्ट पहले ही एकदम फिक्स कर दिया है, राइट। Then comes to the straight line meter rates. Now, according to this energy rates, the amount to be charged from the consumer depend upon the energy consumed in kilowatt hours, which is recorded by means of kilowatt hour meter. मीटर लगा देंगे आपका, अब वो मीटर के हिसाब से आपका बिल आएगा। समझे बात को? एंड इसके लिए इक्वेशन है y is equal to Ez। इसका मतलब क्या है? E और Z का मतलब एनर्जी पर किलोवाट कितना है, और एनर्जी कंज्यूम किलोवाट ड्यूरिंग दैट पीरियड, कितनी आपने एनर्जी कंज्यूम करी और रेट कितना था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल आ जाएगा y is equal to Ez। बिल्कुल सही है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। सर सर ये A is less than Z1 is less than B क्या दे रही है? अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं हम ही। ओके सर। नाउ तो नेक्स्ट मेथड जो है, इसका पहले जो इसको देख लेते हैं। दिस रेट रेफर्स सफर्स फ्रॉम अ ड्रॉबैक दैट द कंज्यूमर यूजिंग नो इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पे एनी अमाउंट। अब देखो ये मीटरिंग वाले का एक दिक्कत आ गया। मान लो मैं 1 महीने घर ही नहीं हुआ, मैं घूमने चला गया, तो मैंने तो मीटर से कुछ कंज्यूम किया ही नहीं, क्योंकि जब मैंने बिजली जलाई ही नहीं तो मैं पे क्यों करूंगा बिल। लेकिन इसका क्या है, वो तुम्हारे लिए उन्होंने पूरा अरेंजमेंट करके रखा है ना, और अवेलेबिलिटी है आपकी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका कुछ उनको प्रीमियम तो चाहिए, उसका पैसा चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है स्ट्रेट लाइन मीटर रेट्स का, राइट। नाउ थर्ड वन दैट इज स्टेप मीटर रेट। अकॉर्डिंग टू दिस टैरिफ the charge of energy consumption goes down as the energy consumption becomes more। वही अगर मैं बात करूं कि मान लो मेरा कंजप्शन 500 यूनिट तक है, अगर 500 यूनिट का मैं 6 रुपए यूनिट लेता हूं, मैं कहता हूं अगर 500 से आप ज्यादा करोगे तो मैं यूनिट पर यूनिट रेट आपको 5 रुपए दूंगा। मींस जैसे जैसे मेरी कंजप्शन ज्यादा बढ़ेगी, आई विल डिक्रीज माई प्राइस ऑफ पर यूनिट। समझे बात को? अब इसमें हुआ क्या, y इज इक्वल टू ई जेड। ई क्या था मैंने बताया था, रेट था, और z क्या था, टाइम था। तो दूसरा देखो, अगर इफ लेस देन 0 इक्वल टू और लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 z की वैल्यू बट a से कम है, तो इसका टैरिफ अलग होगा। अब z1 दूसरा कोई ड्यूरेशन है जिसमें आपकी कंजप्शन ज्यादा थी, अब वो कितना है, a और b के बीच में लाई कर रहा है, और b और c के बीच में z2 लाई कर रहा है। सो वेयर E1 E2 and E are the energy rates per kilowatt and A, B and C are the limits of energy consumption। मतलब A को मान लो 100, B को मान लो 200, C को मान लो 400। सो इसमें देखोगे आप के मीटर के जो आपका जो रेट्स हैं Y1, Y2, Y3 विल बी डिफरेंट। मान लो अगर A की वैल्यू 100 है और उसकी यूनिट 6 थी, तो 600 रुपये आएगा उसका। मान लो B था रेट 200 और उसने वहां पे जो कंज्यूम किया वो 100 यूनिट कंज्यूम किए या 10 यूनिट कंज्यूम किए, तो उसका 20 रुपए का हिसाब से आ जाएगा। यस और नो? सो धीरे 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 जो आपका रेट घट रहा है,
समझे नहीं समझे मेरी बात? कौन पूछ रहा था इसका? समझ में आया उसको? मैं सर मैं पूछ रहा था। यस सर। ए की वैल्यू मान लो 100, मतलब अगर आप 100 यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको एट द रेट 5 रुपीज पड़ेगा यूनिट चार्ज, या 6 मान लो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बी की वैल्यू कितनी है, अगर आप 100 से, बी की वैल्यू मान लेता हूँ 200, 100 से 200 के बीच में आप एनर्जी कंज्यूम करते हो तो आपको पड़ेगा 5 रुपए यूनिट। पहले जो आपको 6 पड़ता था अब 5 पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आप अगर यहाँ 200 से 300 यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको पड़ेगा 4 रुपए यूनिट, ठीक है। समझे इस बात को? नाउ ब्लॉक रेट ट्रैफिक टैरिफ। So according to this tariff, a certain price per unit is charged for all the or any part of the block of each unit, and for succeeding block of energy the corresponding unit charges decreases. It is expressed by y is equal to E1 Z1 plus E2 Z2 E3 Z3। यहाँ पे देखो E क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इनसे समझो, E is the rate और Z क्या है कि एनर्जी कंज्यूम कितनी। मान लो एक यूनिट Z है, मान लो 50 यूनिट, एक पीरियड में आपने Z की वैल्यू आ गई 50, तो रेट कितना था, 6 था, तो 6 पंजे 30, 300 रुपए हो जाएगा आपका इसका वैल्यू E1 Z1 की। सिमिलरली इसकी इसकी देख रहे हो, और टोटल बिल आपकी यही है, यही वाला तो प्रोसेस ऊपर वाला फॉलो हो रहा है यहाँ पे भी, ओके। where E1, E2, E3 are the units energy charges for energy blocks for magnitude Z1, Z2, Z3 respectively। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये दोनों सेम है ये ग्राफ्स, ये जैसे जैसे आपकी एनर्जी कंजप्शन बढ़ रही है, यहाँ पे देखो एनर्जी कंजप्शन इधर बढ़ रही है, ये टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, लेकिन एक लिमिट के बाद थोड़ा ड्रॉप होती है टोटल कॉस्ट, देख रहे हो, अब फिर बढ़ रही है, फिर टोटल कॉस्ट जीरो फिर बढ़ रही है। अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट की बात करूं तो ये देखो डिक्लाइन कर रही है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी कंजप्शन बढ़ रही है योर कॉस्ट पर यूनिट इज डिक्रीजिंग। यस और नो? यस प्लीज रिप्लाई। यस सर। यस सर यस सर। Okay. Now two-part tariff, that is Hopkinson's demand rate. In this tariff, the total charge are based on the maximum demand and the energy consumed. It is expressed by y is equal to dx plus ez। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना कि वो dx की वैल्यू क्या है, ez तो आपको पता ही है, d क्या है, दैट इज रेट पर यूनिट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, और इनटू मल्टीप्लाई क्या था उसका x से, x क्या था यहाँ पे, दैट इज मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट आवर, तो dx into ez, dx plus ez। A separate meter is required to record the maximum demand and this tariff is based for industrial loads। ठीक है, जैसे आपके वो नहीं होता, आपके एयरक्राफ्ट में टिकट बुकिंग कराते हैं, मान लो आप पहले इनिशियल पे चले गए, आप प्लेन खाली है, तो आप देखोगे तो आपको सस्ती टिकट मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप डिमांड जो आपकी सीटें भरती चली जाएंगी ना, आपकी लास्ट वाली सीटें आपको बहुत महंगी मिलेंगी, सो वो वाला यहाँ पे आप रूल लगा सकते हैं। देन 3-part टैरिफ, ओके, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस द टैरिफ the customer pay some fixed amount in addition to the charge for the maximum demand and the energy demand. So the fixed amount to be charged depends upon the occasional increase in the fuel charges, rise in wage of labor. This is expressed by the expression y is equal to dx plus ez plus c, right? So this is all about your tariffs, different types of tariffs in your power plant and power consumption system। ठीक है, ये आपके सिलेबस में था टैरिफ्स, कैसे हम करते हैं पावर टैरिफ्स, इसके बारे में हमने जाना, राइट। नाउ इफेक्ट ऑफ प्लांट टाइप ऑन द फिक्स्ड एलिमेंट्स, इसका ये मैंने बताया, वेरियस जो प्लांट है आपकी जितनी भी कॉस्ट है डिपेंड करती है फिक्स्ड एंड ऑपरेशन कॉस्ट पे। फिक्स्ड में आपकी लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड डिजाइन एंड प्लानिंग, इस पे डिपेंड करता है। देन इफेक्ट ऑफ प्लांट टाइप ऑन द कस्टमर एलिमेंट्स क्या है, दैट इज कॉस्ट ऑफ secondary distribution system and the depreciation cost, taxes and interest on this,
capital cost, the cost of inspection and maintenance of distribution lines and transformers. देखोगे आपके घरों के बाहर लगे होते हैं ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो आपको स्टेप डाउन करके पावर प्रोवाइड करते हैं. Cost of labor required for meter reader and office works and cost of publicity. So ये different type of cost है आपके पावर प्लांट की, राइट? ये आप पढ़ लेना इन्वेस्टर्स प्रॉफिट, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं खास, राइट? इकोनॉमिक्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके थे और थोड़ा पढ़ते हैं, राइट? इकोनॉमिक्स इन प्लांट सिलेक्शन. A power plant should be reliable. The capacity of power plant depend upon the power demand. The capacity of power should be more than the preceded maximum demand. जितनी आपकी डिमांड है उससे ज्यादा होनी चाहिए. ये नहीं हो कि आपकी पीक डिमांड 500 मेगावाट की है और आप प्लांट भी 500 मेगावाट का लगा के बैठे, तो आपके प्लांट बहुत ट्रिप होगा. अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होगा ट्रिप हो जाएगा. मान लो आपका 500 मेगावाट का लोड है, तो यू शुड एटलीस्ट गो फॉर 510 मेगावाट और 525 मेगावाट और 550 मेगावाट्स, ठीक है, ताकि आपकी जो ट्रिपिंग वाली प्रॉब्लम है वो बार बार से परसिस्ट नहीं करे. समझे बात को? The number of generating units should be so chosen that the plant capacity is used efficiently. A generating cost for large size units running at high loads is sustainably low. However, the unit has to be operated near its point of maximum economy for most of the time through a proper load sharing program. ठीक है? Too many standbys increase the capital cost and raise the overall cost of generation. ऐसा भी ना हो कि हमें सडनली कोई पावर रिक्वायरमेंट होती है कभी महीने में, साल में एक बार, और उसके लिए हम बड़ी बड़ी यूनिट्स इंस्टॉल करके रख दें जो स्टैंड बाय पर रहती हैं, तो वहां पे आप इकोनॉमिक्स से फिर कोई फायदा नहीं है. ठीक है, फिर तो आप एडिशनल आप इनकम जो है ब्लॉक कर रहे हो वहां पे, राइट? द थर्मल एफिशिएंसी एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टीम कंडीशंस सच एज थ्रॉटल प्रेशर एंड द टेम्परेचर. ठीक है. The efficiency of boiler is maximum as rated capacity. Boiler fitted with the high heat recovery devices like air preheater, economizer gives efficiency of order 90%. आप यहाँ से भी जो है plant efficiency को economize कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं using all these things. That is economizer हो गया, preheaters हो गए. ये तो आपको अब recall कर पा रहे होगे, हमने पढ़ा था आपका thermal power plant में. But the cost of additional equipment, that is air preheater, has to be balanced against the gain in operating cost. कि ये कि जितना आप उससे एफिशिएंसी बढ़ा के पैसा कमा रहे हो और जितना आप पैसा लगा रहे हो इन प्रीहीटर्स में या इकोनोमाइजर्स में, वो वर्थ होना चाहिए. ये नहीं है कि आपने एनर्जी प्रोड्यूस की मान लो 50 रुपए की और आपने जो ये प्रीहीटर्स और ये लगा दिए 1000 रुपए के, तो आपकी वो तो पूरे 6 साल में भी रिकवर नहीं हो रही है, 10 साल में भी रिकवर नहीं हो रही है, तो फिर कोई फायदा नहीं है. Power can be produced at low cost from a hydropower plant provided water is available in large quantity. The capital cost per unit installed is higher if the quantity of water available is small. While the installing a hydropower plant, cost of land, cost of water rights, civil construction cost should be properly considered as they involve large capital expenditures. समझे बात को कि वहां की क्या एसेसिबिलिटी है उस एरिया की. अगर आपके पास पानी बहुत ज्यादा है और आप पानी से बिजली बना के अच्छा पैसा कमा पा रहे हो, तो यू गो फॉर हाइड्रो पावर प्लांट. अगर पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा है पैसा खर्चा उसका पानी का, सो यू गो फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, जहां से आप स्टीम पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द कितना आपको खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर कितना है. The other factors which influence the choice of hydropower plant is the cost of power transmissions lines, loss of energy in transmissions. The planning, design and constructions plants is difficult and make it take sufficient time. समझे बात को कि हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है एक वहां पे ही तो लगा पाओगे जहाँ पे आपका पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर है. ऐसा तो नहीं है आप अपने घर पे लगा लोगे. जहाँ पे पानी का अच्छा फ्लो है, अच्छा हेड है, वहां आप लगाओगे. अगर वो आपका पहाड़ी एरिया में है तो वहां से सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी पावर केबल्स की. आप पावर ट्रांसमिशन कैसे करोगे वहां से? देन लाइन लॉसेस. ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है
before constructing such type of plants, right? Okay, समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? Yes, any doubt anyone? No sir. 8 तारीख है ना? ये अटेंडेंस बोली जरा अपनी। अभिषेक, प्रेजेंट सर। आकाश, प्रेजेंट सर। अंकित, रोल नंबर 6 अंकित, आशीष, आशीष, चंदन, चंदन, यस सर। चंदन के बाद कौन है? चिराग, आशीष नहीं आया? आशीष, आशीष नहीं है क्या? अंकित, आशीष नहीं है ना? गौरव कुमार, हिमांशु, यस सर। हिमांशु 18, रोल नंबर 18 हिमांशु। हृदयेश, प्रेजेंट सर। जैनीश कुमार, प्रेजेंट सर। जितेंद्र राणा, प्रेजेंट सर प्रेजेंट। हेलो सर प्रेजेंट। कार्तिक, कौशल कुमार, लक्ष्य, नंदनी, पवन सिंह, प्रिंस, प्रेजेंट प्रिंस, सर। राहुल, रोल नंबर 32 राहुल, यस सर। यस सर। राहुल चौधरी, रोल नंबर 33, रोल नंबर 34 राहुल सिंह, प्रेजेंट सर। रजनीश, राखी, रामदत्त, प्रेजेंट सर प्रेजेंट। रौनक, Yes sir, present. ऋषभ, शेखर, शेखर, प्रेजेंट सर। ऋषभ, सर ऋषभ प्रेजेंट सर। okay, anyone else? सर रोल नंबर 18। रोल नंबर 18 बोलते क्यों नहीं हो टाइम पे? सर रोल नंबर 3 बताने का लग गया। सर हाँ बोलो। सर आप मॉर्निंग में क्लासेस वगैरह ले सकते हैं सर? बच्चे मॉर्निंग में फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती है सर मेरी। रोल नंबर 3 लग गया। क्या दिक्कत है आपको मॉर्निंग में? नहीं इवनिंग सर में क्या मॉर्निंग की क्लासेस, नहीं सर मॉर्निंग की क्लासेस अभी फ्री हो गए ना सर, इसीलिए बोल रहा था आपको। ऐसा है, अभी सारी क्लासेस, अभी आपकी मोस्टली क्लासेस खत्म होने वाली हैं। ये भी आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, एचआरएम का सिलेबस भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आपकी सिर्फ पीपीटीज रह रही हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम इस वीक आपकी क्लासेस चलेंगी, बाकी आपका ऑफ हो जाएगा फिर, ठीक है? ओके सर। सो जिन जिन का मैंने नाम बोला है, बाकी बच्चे सारे प्रेजेंट होना लास्ट क्लास में 4 बजे की में, और अपनी पीपीटीज रेडी रखो। प्रिंस, जितेंद्र, रामदत्त, राइट?